हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में आप सभी ने अभी तक मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे, उसके आधार पे 3 प्रकार के नियम उन्होंने दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग के आधार पर 2 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम दिया था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। और डाई हाइब्रिड क्रॉस जब करवाया था, द्विसंकरण का प्रयोग करवाया था, तो उसके आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। मैं आपको रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, कि जब मैं आपको बोल रही हूँ तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है, इसका मतलब आपका तैयार हो गया है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने ये नहीं पढ़ा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा से फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। इसके बाद आप लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों ने कोडोमिनेंस भी पढ़ा, सह प्रभाविता का नियम भी पढ़ा। उसके बाद आपने मॉर्गन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, वो भी आपने पढ़ा। वो मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के जैसा ही प्रयोग था, जिसमें लाल आंखों वाली और सफेद आंखों वाली मक्खी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, फ्रूट फ्लाई पर किया गया था एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बच्चों आपने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में, कि उत्परिवर्तन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम लोगों ने अभी कल के सेशन में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया था कि किस तरह से ह्यूमंस में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, मैमल्स में और ग्रासहोपर में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। 3 प्रकार का लिंग निर्धारण आपने पढ़ा, जिसमें ग्रासहोपर में और बर्ड्स में और मैमल्स में। ये आपने देखा कि मैमल्स में और बर्ड्स में जो डिफरेंस है वो क्या है। ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल हेट्रोगेमिटी पाई जाती है, मतलब जो मुर्गा होगा या मुर्गी होगी, इसका निर्धारण मुर्गी के एग पर डिपेंड करता है, न कि आपका। आई थिंक वहां तक क्लियर कंप्लीट हो गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया है तो अब हम आज नया टॉपिक आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? म्यूटेशन, जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं इसको उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में क्या होता है? द फिनोटिपिक वेरिएशन, यानी कि ऐसी विविधता जो दिखाई पड़ रही हो किसी भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज के कारण। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो डीएनए सीक्वेंस में बदलाव ला देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फिनोटाइप में चेंज हो जाता है। मतलब जैसे म्यूटेशन क्या है? जैसे किसी की आंखें जो हैं वो उसका कलर चेंज हो जाए, कोई नया जीन इंसर्ट हो जाए, या कोई जीन डिलीट हो जाए,
है ना, जो क्रोमोसोम है उस पे जितने सारे जीन्स हैं, कोई एक जीन डिलीट हो जाए बाय चांस ट्रांसफर होते समय, या एक जीन नया इंसर्ट हो जाए यानी डुप्लीकेशन आ जाए, तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स में अल्टरेशन हो जाता है। जैसे हम कभी शॉप में कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम अगर बड़े साइज का होता है तो ऑल्टर करा लेते हैं, कपड़ों को छोटा करा लेते हैं, ऑल्ट्रेशन करा लेते हैं। तो उसी तरीके से जीन में अगर अल्टरेशन हो जाए तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहलाते हैं। म्यूटेशन क्या है, द फिनोटिपिक वेरिएशन अकर्स ड्यू टू चेंज इन जीन और डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। ऐसा वेरिएशन, ऐसी विविधता जो दिखाई पड़ रही हो, अकर्स ड्यू टू चेंज इन जीन और डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। The organism that undergoes mutation is mutant. जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन होता है उसे हम म्यूटेंट कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो डीएनए सीक्वेंस में बदलाव ला देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फिनोटाइप में बदल जाता है। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक दूसरा फिनोमेनन है जो डीएनए में वेरिएशन लाता है ना। हर एक क्रोमेटिड के एक एंड से दूसरे एंड तक हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में, आप सभी को पता है, डीएनए हेलिक्स पाया जाता है। और डीएनए के एक सेगमेंट के, डीएनए जो है उसका अगर कोई एक सेगमेंट का लॉस हो जाए, डिलीट हो जाए, या कोई या तो लॉस हो जाए या गेन हो जाए, यानी कि कोई पार्ट या तो डिलीट हो जाए या कोई नया पार्ट उसमें ऐड हो जाए, तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है बच्चों, बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। और हल्के से चेंज से भी फिनोटाइप पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। तो जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम के बदलाव या एब्नॉर्मलिटीज या एब्रेशंस को जन्म देते हैं, है ना। द ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चेंजेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। अब ये म्यूटेंट वर्ड जो है आपके लिए नया नहीं है। जब कोविड का कहर चल रहा था तब उस टाइम पे हम क्या सुन रहे थे, बार बार हम ये सुन रहे थे कि पिछले वायरस से ये वाला वायरस ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये म्यूटेंट वर्जन आ गया है। म्यूटेंट वर्जन का मतलब क्या होता है कि परिस्थितियों के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया, चेंज कर लिया और जैसी जरूरत थी वैसा बनके नया पावरफुल रूप में सामने आ गया। म्यूटेंट का मतलब होता है कि उस जीव में, जिस जीव में उत्परिवर्तन हुआ है उसे हम म्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। द लॉस, या तो कोई डीएनए का पार्ट लॉस हो जाए यानी डिलीट हो जाए कोई एक पार्ट, और गेन, या जिसमें इंसर्ट हो जाए कोई पार्ट, या डुप्लीकेशन हो जाए यानी एक ही जीन डबल हो जाए। ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन, तो उस समय पे क्या हो जाता है, अल्टरेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और यही जो है क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल एबरेशंस कहलाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहलाते हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज को या चेंजेस को जन्म देते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस को ज्यादातर कैंसर सेल में सामान्य तौर पर देखा गया। क्रोमोसोमल एब्रेशंस को सामान्य तौर पे कैंसरस सेल्स में देखा गया है। और म्यूटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। किस प्रकार के हो सकते हैं, तो पहले प्रकार का म्यूटेशन होता है बच्चों जीन म्यूटेशन। ये जो जीन म्यूटेशन होता है, द म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन, या इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो म्यूटेशन में सभी बच्चे लिखेंगे, ये एक ऐसा फिनोमेनन है जो, ये एक ऐसी घटना है जो डीएनए सीक्वेंस में बदलाव ला देती है और जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जो है वो फिनोटाइप में चेंज हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक दूसरा फिनोमेनन है जो डीएनए में वेरिएशन लाता है।
हर एक क्रोमेटिड के एक एंड से दूसरे एंड तक हाईली सुपर कोइल्ड फॉर्म में डीएनए हेलिक्स पाया जाता है और डीएनए के एक सेगमेंट के लॉस होने पर या इंसर्ट हो जाने पर क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाता है और जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स के अल्टरेशन में एबनॉर्मेलिटीज को एब्रेशंस देते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशंस को आप कैंसरस सेल्स में सामान्य तौर पर देखा गया है और डीएनए के सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, तो पहले प्रकार में आप लिखेंगे जीन म्यूटेशंस और पॉइंट म्यूटेशन, हेडिंग डालेंगे। आगे लिखेंगे द म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। यानी कि किसी डीएनए में आप सभी को पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है और बेस पेयर्स लगे होते हैं, तो अगर एक सिंगल बेस पेयर में कहीं चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उत्परिवर्तन के बारे में आप 5-6 लाइन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ये दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में आप लिखेंगे पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन और लिखेंगे कि जीन म्यूटेशन जो है वो सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए की चेंज के कारण होता है, इसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं, या इसे हम एक पॉइंट पे ही चेंज होता है इसलिए हम इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे सिकल सेल एनीमिया। और दूसरे प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। दूसरे प्रकार का उत्परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी या तो डीएनए का एक बेस पेयर जो है डिलीट हो जाए या एक नया बेस पेयर उसमें इंसर्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहलाता है। अगर डीएनए के बेस पेयर के डिलीट होने पर या इंसर्ट होने पर जो चेंजेस होते हैं उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब किस कारण से वो म्यूटेशन हो रहा है, उस फैक्टर को, उस कारण को हम म्यूटाजेन कहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। जैसे यूवी रेडिएशन है, ऑर्गेनिजम्स में उन म्यूटेशन को ये इंड्यूस करने का बहुत बड़ा रीजन है ना। तो म्यूटेशन के बारे में इतना लिखेंगे आप, म्यूटेशन उसके बारे में लिखेंगे। दो प्रकार का होता है, जीन म्यूटेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। और सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब बच्चों ये जो पार्ट है आपका पेडिग्री एनालिसिस का, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको पढ़ना है आगे और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इसमें आपको एक चार्ट को याद करना पड़ेगा कि कौन सा रेखा चित्र क्या संकेत दे रहा है, ये आपको देखना होगा।
जैसे आपका जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, इसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का विचार जो है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे सामान्य तौर पे हम बात करें कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और मान लीजिए डॉक्टर को ये शंका होती है कि अमुक व्यक्ति को डायबिटीज का रोग है ना। तो डायबिटीज का टेस्ट कराने से पहले ही डॉक्टर पूछता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज तो नहीं था, या किसी भी रोग बीमारी के बारे में पूछा जाता है पहले ही कि क्या फैमिली हिस्ट्री में ये अमुक रोग तो नहीं था। ये पूछने का क्या रीजन होता है, और पहले से ही अगर टेस्ट हो चुके हों तो क्या संभावनाएं बनती हैं, किस तरीके की संतान होगी, नॉर्मल होगी या उसमें कुछ दिक्कत आएगी, वो भी पहले से ही मेडिकल चेकअप के द्वारा पता किया जा सकता है। तो कुछ फैमिलीज में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हेरिडिटरी थी उस पर ही बेस था। कैसे पता चलता था? मेंडल का वर्क जब आया, है ना, मेंडल के वर्क की जब रीडिस्कवरी हुई 1900 के बाद से, तब ह्यूमन बीइंग में ट्रेट्स जो थे, जो लक्षण थे, उनके इनहेरिटेंस के पैटर्न की एनालिसिस की बात हुई। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। जैसे हमने मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट कर लिया, अन्य ऑर्गेनिजम्स पे हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो ह्यूमंस में इस तरह से कंट्रोल्ड क्रॉस कराना पॉसिबल नहीं है ना। ह्यूमंस में अगर पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस के लिए आपको बात करनी है तो आपको फैमिली हिस्ट्री पता करना जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री ही एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिससे आप आने वाले रोग बीमारियों को या आने वाले जो शो होने वाले लक्षणों हैं उनको, उसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक परिवार में कई जनरेशन तक अगर ट्रेट्स के इनहेरिटेंस की एनालिसिस करना है, एक परिवार में कई जनरेशन्स तक अगर पर्टिकुलर ट्रेट के पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इनहेरिटेंस यानी वंशागति को, ट्रांसफर को अगर दर्शाना है, उसको एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। मतलब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। जैसे आपका फैमिली ट्री होती है, तो फैमिली ट्री में इस तरीके के संकेतों का प्रयोग करके हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? वंशागति का अध्ययन ऐसे केस में जहां पे जेनेटिक ट्रेट्स की बात की जा रही हो, एक फैमिली के कई पीढ़ी तक लक्षणों के वंशागति की बात की जा रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ये पेडिग्री एनालिसिस डॉक्टर्स के द्वारा की जाती है और इससे आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। अब इसको समझने के लिए आपको ये जो साइड में ब्लॉक्स, आपको ये जो साइड में संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, इन संकेतों को याद करना जरूरी है। मतलब अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस करनी है, कोई केस आपको दिया जाए पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए, तो आप इन संकेतों को याद रखेंगे, तभी आपको पेडिग्री एनालिसिस आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेडिग्री एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। अगर ऊपर, सबसे ऊपर देखिए फर्स्ट बॉक्स, अगर चौकोर एक डब्बा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये किसको शो करता है? ये मेल को शो करता है। अगर आपको एक गोल दिखाई पड़ रहा है, सर्कल दिखाई पड़ रहा है, तो ये फीमेल को शो करता है। इसको साथ साथ आप अपनी कॉपी में बनाते हुए चलेंगे। अगर इस तरीके का शो कर रहा है जहां पे एक डायमंड टाइप का शेप दिखाई पड़ रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्स पता नहीं है, उसका लिंग जो है वो पता नहीं है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है अगर, तो इस तरीके के ब्लॉक का चयन किया जाएगा। अगर इसी तरीके के तीनों डब्बे रेड कलर में कलर्ड हैं,
तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर जो चौकोर वाला डब्बा है और जो गोल वाला डब्बा है उसके बीच में एक सिंगल लाइन दिखाई पड़े तो ये मेटिंग को शो करती है। इसके अलावा यहाँ नीचे देखेंगे, अगर जो आपका स्क्वायर है उसमें और सर्कल के बीच में डबल लाइन लगाई जाए, अगर डबल लाइन लगाई जाए तो यहाँ पे लिखेंगे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जिसे हम कंसिंजेनियस मीटिंग भी कहते हैं, जहां पे पहले से महिला और पुरुष के बीच में पहले से ही फैमिली में रिश्ता रहा हो, है ना, बिल्कुल अनजान ना हो, है ना। उसके बाद कैसे शो करेंगे, एक स्क्वायर और एक लाइन सर्कल के साथ, और उसके बाद नीचे की तरफ एक सर्कल और एक स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। ये क्या, ये पेरेंट ऊपर वाला पेरेंटल जनरेशन को शो कर रहा है, जिसमें स्क्वायर डब्बा जो है वो मेल को शो कर रहा है, सर्कल आपका फीमेल को शो कर रहा है, और ये दोनों पेरेंटल जनरेशन होगी जहां पे मेटिंग, ये लाइन मेटिंग को शो कर रही है, और इसके बाद नीचे जो है वो चिल्ड्रन की पीढ़ी, मतलब पहली पीढ़ी को शो कर रहे हैं, जहाँ पे आपको एक बेबी बॉय दिखाई दे रहा है जो स्क्वायर के डब्बे में है, और सर्कल दिखाई दे रहा है जो आपका बेबी गर्ल है ना। तो ये बर्थ के हिसाब से लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ। तो पहले बेबी गर्ल आई होगी, उसके बाद बेबी बॉय आया होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे, एक चौकोर डब्बा आपको दिखाई दे रहा है जो मेल को शो करता है, और एक सर्कल दिखाई पड़ रहा है जो आपको फीमेल को शो करता है। अब इसमें पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, है ना, इसमें दिखाई पड़ रहा है कि मेल और फीमेल में मेटिंग हुई तो जो मेल चाइल्ड हुआ वो अफेक्टेड है, और उसका जो डब्बे का रंग है वो लाल रंग का कर दिया गया। इसको सभी बच्चे बना के और साथ में लिखेंगे, लिखने से ही ये याद होगा, दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप पेडिग्री एनालिसिस के किसी भी केस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पुनेट स्क्वायर की स्थापना करना आपने सीखा, तो पुनेट स्क्वायर करके आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता कर सकते थे, वैसे ही आपको ये संकेत जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर होता है, हर एक लक्षण होता है, वो क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए पर जो जीन्स होते हैं उसी के द्वारा कंट्रोल होता है, आप सभी को पता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होते हैं, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक लक्षणों का ये वाहक होते हैं, और डीएनए बिना किसी चेंज के या ऑल्टरेशन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ओकेजनली, यदा कदा, कभी कभी क्या होता है कि डीएनए में चेंजेस होते हैं या ऑल्टरेशंस हो जाते हैं। तो अगर जेनेटिक मटेरियल में इस तरीके का अचानक कोई चेंज हो जाए, ऑल्टरेशन हो जाए, तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं, है ना। जेनेटिक मटेरियल जो है आपका, जीन्स जो है, क्रोमोसोम्स, चेंज के इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है कि मनुष्यों में बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। आपको पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करनी है, मतलब हमें आगे कुछ रोगों के बारे में बात करनी है कि किस तरह से ये जो डिजीजेस हैं ये ट्रांसफर हो जाती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसके बारे में हमें बात करनी है। इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, अगर इन संकेतों को याद करके, इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों नीट में भी PYQs हैं, आपके नीट में भी इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, तो ये पेडिग्री एनालिसिस के जो संकेत हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, और इस तरीके की पेडिग्री एनालिसिस से जेनेटिक काउंसलिंग में हेल्प होती है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, है ना। पहले इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग।
जैसे हर तरीके की काउंसलिंग होती है, एजुकेशन काउंसलिंग होती है, वैसे मैरिज काउंसलिंग भी होती है। अगर डॉक्टर के पास चले जाएं तो जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है। तो इससे क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अवॉइड किया जा सकता है ना। तो अगर सीधे शब्दों में कहें कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है, तो पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है, एक वंशागति का ऐसा अध्ययन है जहाँ पे जो अनुवांशिक लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत पीढ़ियों तक ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उस चार्ट को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। और ये जेनेटिक काउंसलिंग में हेल्प करती है, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अवॉइड किया जा सकता है। आई होप सभी बच्चों ने ये जो संकेत हैं ये नोट कर लिए होंगे, है ना। जिसमें आपने सबसे ऊपर देखा जो चौकोर स्क्वायर है ये मेल को शो करता है, सर्कल फीमेल को शो करता है। इस तरीके का स्क्वायर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये मतलब इसका सेक्स अगर पता नहीं है ना। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो करने के लिए इन्हीं बॉक्सेस में रेड कलर अगर हो तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो करते हैं। अगर सिंगल लाइन है मेल फीमेल के बीच में तो वो मेटिंग को शो करती है। अगर मेल फीमेल के बीच में डबल लाइन है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को शो करती है। अगर ऊपर मेल फीमेल है और बीच में एक लाइन है, नीचे फिर से दो और दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो पेरेंट्स अबव और चिल्ड्रन बिलो। ऊपर वाली जनरेशन जो है वो पेरेंटल जनरेशन होगी और नीचे वाली जो ग्राफ है वो कैसी होगी, वो चिल्ड्रन की ग्राफ होगी, मतलब पहली पीढ़ी होगी संतानों की। ठीक है। लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट जो होगा वो पहले होगा और मतलब बड़ा होगा, और जो राइट में होगा वो छोटा होगा। उसके बाद पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, इसमें इस तरीके से शो करेंगे मेल और फीमेल के बीच मीटिंग, और जो रिजल्ट है उसमें एक स्क्वायर दिखा है। स्क्वायर का मतलब कि वो चाइल्ड जो है वो मेल है और डिजीज से अफेक्टेड है। ठीक है। इस तरीके का निशान अगर हो तो उसे हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, और अगर ऐसा निशान है जहाँ पे नीचे लाइन नहीं है तो इसे हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आई थिंक सभी बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे और इसको आपको नोट कर लेना है, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों आपका पेडिग्री एनालिसिस। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब आपकी देखिए पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा ग्राफ टाइप का है कि जिस पर अगर आप एक दो एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपको ये याद होगा। संकेतों को आप कई बार लिखेंगे, लिखने से ही ये याद होगा, दूसरा कोई इसको याद करने का तरीका नहीं है ना। अब इससे क्या क्या चीजें बच सकती हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम देखेंगे कि किस तरह से अगर एब्सेंस हो या एक्सेस हो जाए या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम हो जाए तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। उसके बारे में आपको बात करना है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं। हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें आपका हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोनूरिया है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ना है, उसमें आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इसको हम पहले पेडिग्री एनालिसिस का आज हम ये नहीं शुरू करेंगे क्योंकि टाइम सेशन का खत्म हो चुका है लगभग। तो ये वाला जो है ये आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के बारे में जाना, और आपने आज पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जाना कि एक्चुअल में पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है
और कुछ संकेत आपको बोर्ड पे दिखाई पड़े और उन संकेतों के आगे आपने लिखा, मैंने आपको बोला कि आप इसको नोट करें और इसको लिख करके जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये पेडिग्री एनालिसिस के संकेत याद होंगे। पेडिग्री एनालिसिस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशंस में हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करनी है। उन डिसऑर्डर्स को भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। पर आज की सेशन को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।